अस्सलाम वालेकुम। ये करते हैं आप लोग ब्रेक्स के साथ कि 20 मिनट लगा दिए। चले सवाल करते हैं भाई, पढ़ लीजिए आप। ऑटम 2019 अटेम्प्ट का सवाल होगा। कैश फ्लो में ऑटम 19 अटेम्प्ट का देखिए सवाल होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूं। ऑटम 19 संडे ट्रेडर्स लिमिटेड। सवाल मिल गया तो पढ़ लें। ऑटम 19 संडे ट्रेडर्स लिमिटेड। ये जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है, ये जिस दौर का सवाल है ना, उस दौर में एफआर 1 में IFRS 15 रेवेन्यू हुआ करता था, वो चला गया एफआर 2 में। तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का नाम अब उस तरह तो नहीं आएगा, लेकिन आप इस नाम को काट के एडवांस फ्रॉम कस्टमर कर लें। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को जगह आप एडवांस फ्रॉम कस्टमर या एडवांस फ्रॉम डेटर कह लें। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का वर्ड लिखा हुआ है, ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, यानी डेटर का ये क्रेडिट बैलेंस है। ये डेटर का क्रेडिट बैलेंस होता है। डेटर का क्रेडिट बैलेंस बिल्कुल हो सकता है, नॉर्मली डेबिट बैलेंस ही होता है, लेकिन हो सकता है कुछ को हमने एडवांस दिया हो, तो इसलिए डेटर का हो सकता है क्रेडिट बैलेंस। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी लिखा हुआ है, ये डेटर का क्रेडिट बैलेंस है। ऑन करना रानी, ये चीज चला दे यार, वो वाला चला दो। हाँ जी, अगर जाग रहे हैं तो सवाल पढ़ रहे होंगे तो पढ़ लिया होगा। कैसे पता कैश फ्लो का सवाल, कैसे पता डायरेक्ट मेथड लिखा। ऑटम 19, कंपनी का नाम संडे ट्रेडर लिमिटेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट
फॉर द ईयर। अच्छा, शुरू में आपको ना ये फॉर्मेट बार बार देखना पड़ सकता है, जरूर देखें, टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर ये याद होता जाएगा, करेंगे तो होता जाएगा। ईयर एंडेड जून 30 2019 और रुपीज मिलियन, थाउजेंड, मिलियन, नहीं कर लेनी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, सबसे पहले रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स, वर्किंग वन। चलो रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स बनाते हैं। इसके लिए बेशक मैं वर्ड डेटर लिख रहा हूं, लेकिन मकसद तो हमारा पैसे कैलकुलेट करना है ना, वर्किंग ही है। तो इसमें कहा था कि आप सेल्स में टोटल लिख देंगे तो कैश ही आ जाएगा। अब इस हवाले से देखें सवाल में कहां कहां क्या क्या पता है। सबसे पहले तो ओपनिंग क्लोजिंग पता है, और ये जो ओपनिंग क्लोजिंग है ये नेट है या प्रोविजन के बगैर है, या प्रोविजन है ही नहीं सवाल में जी, तो प्रोविजन सवाल में है ही नहीं, तो बस डेटर डेटर ही है। तो इसका क्या, तो फिर उसको हमें इंफॉर्मेशन दी होती, ग्रॉस करना पड़ता, जैसे मैंने जो सवाल कराया था तो वो करना पड़ता। तो डेटर का विधि, जी जी मैं लिखता हूँ। जी बीडी 3600 और सीडी 3800। ये जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी लिखा हुआ है ना, ये मैंने आपको कहा था कि डेटर का क्रेडिट बैलेंस है। ये अब नहीं होगा क्योंकि उस दौर में एफआर 1 में होता था रेवेन्यू, आईएफआरएस 15, अब वो आ गया एफआर 2 में। तो ये उसका एक पॉइंट टेस्ट हुआ था। बीडी 40, सीडी 250। और अदर इंफॉर्मेशन में डेटर से रिलेटेड क्या पता है? सेल्स पता है, जो कि इनकम स्टेटमेंट में ही नजर आ रही है। तो ये लिखें या सिर्फ क्रेडिट लिखें? नहीं, टोटल ही लिख देंगे 29, और कहीं राइट ऑफ वगैरह तो कैश आ जाएगा। कब से गए हुए थे? तो बता के तो जाते, मैं उठ के जा रहा हूँ। नहीं, ऑन छोड़ा हुआ था, ऑन तो था ना। अच्छा ठीक है, आवाज तो आई रही थी। अच्छा, ये जो वीडियो देख रहे हैं ये इसकी खींचे पिक्चर, फिर वीडियो करें रिवाइंड, और मेरी आवाज सुन लें तो वो मैं समझ आ जाएगी। तो 9 ये आ गया रिसीव फ्रॉम कस्टमर। टू 9710। ठीक है रेहान, अब आगे डायरेक्ट मेथड में आगे कोई और अगर रिसीट्स हैं तो, अच्छा कोई और रिसीट्स का मतलब है कोई अदर इनकम से रिलेटेड रिसीट्स। तो इस सवाल में कहीं पर कोई ऐसी बात, कोई रेंट मिला हो, कोई अदर इनकम में देखें कहीं पर कुछ पता चल रहा है? हाँ जी, ये आपको पॉइंट नंबर 5 में बताया जा रहा है कि जो ऊपर अदर इनकम नजर आ रही है उसमें एक रेंट है जो रिसीव हुआ है 184, तो वो लिख लेते हैं, अदर रिसीट्स कह देते हैं 184। आगे
पेमेंट टू सप्लायर्स। तो एक हम सप्लायर्स यानी क्रेडिटर्स और साथ एक बना लेते हैं इन्वेंट्री। बीडीसीडी क्या क्या है? क्रेडिटर्स का 5390 और सीडी 3422। अच्छा, ये बीडीसीडी पहचानने में भी ना कभी एग्जामिनर शरारतें कर सकता है। ये जो कॉलम्स दिए हुए हैं, जैसे इस सवाल में है 2019 का कॉलम पहले है, 18 का बाद में। हो सकता है वो 18 पहले और 19 बाद में दे दे। तो बीडीसीडी ढूंढते हुए पहले ऊपर साल की हेडिंग भी देख लेना। और इन्वेंट्री का बीडीसीडी 4500 4800। आए अदर इंफॉर्मेशन में क्या क्या पता है? जी, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी? 15750। यहां से निकलेगी परचेज कितनी? 16050 और ये यहां पर आ जाएगी 16050 और यहां से निकल आएगी पेमेंट टू सप्लायर्स 18018। और ये बन गया आउटलुक। पेमेंट फॉर अदर एक्सपेंसेस वर्किंग 3। बाकी सारे एक्सपेंसेस, बाकी सारे से मेरी मुराद है कॉस्ट ऑफ सेल के अलावा बाकी सबको हम यहाँ ले लेते हैं। ओपनिंग प्रीपेड 268, क्लोजिंग प्रीपेड 184, ओपनिंग एक्रूड 180, क्लोजिंग एक्रूड 310। यहां पर लिखेंगे हम एक्सपेंसेस और यहां पर पेमेंट आ जाएगी। लेकिन ये वाला जो वो प्रीपेड एक्रूड वाला काम है, ये उन एक्सपेंसेस के साथ होता है जो पे होने होते हैं। क्योंकि ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ाना ही इसलिए पढ़ा कि जो पेमेंट्स हो रही हैं, हो सकता है वो अगले पिछले साल की हो, तो ही प्रीपेड और प्रीपेड, तो ही तो ये काम है, तो ही तो ये कॉन्सेप्ट बना है, ये उनका है जो पेमेंट हुआ करती है। तो अगर आपको यहां एक्सपेंसेस लिखने हैं तो लिखने भी वो हैं जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो जिन चीजों ने पे ही नहीं होना होता वो यहां नहीं आएंगे। जैसे इस सवाल में वर्किंग 3.1 आपको जो टोटल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कितनी 6185 और एडमिन 02, कितना बना 8487। इसमें वो आइटम्स जो पे होने से जिनका ताल्लुक ही नहीं है उनको निकाल दे इसमें से। उसके लिए आपको अदर इंफॉर्मेशन भी और इनकम स्टेटमेंट का फेस भी हेल्प कर सकता है। अदर इनकम स्टेटमेंट के फेस पे कोई ऐसा हेल्प नहीं मिल रही। पॉइंट नंबर 1, अच्छा पॉइंट नंबर 1 का तो कुछ किया ही नहीं। जब हमने टोटल सेल्स ही ले ली तो उस पॉइंट 1 का कोई काम नहीं रह गया। पॉइंट 2 डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है 750 जो इनके अंदर शामिल है, तो वो निकाल देते हैं 750। अच्छा ये 3:1 का क्या करूं? कुछ भी नहीं, मैंने टोटल ले तो लिया। फिर उसके अलावा पॉइंट 3 में लॉस ऑन डिस्पोजल है, ये कोई कैश फ्लो नहीं, तो इसको भी यहां से हटा देते हैं। फिर पॉइंट 4 में कुछ, अच्छा पॉइंट 3 में मजीद कुछ इंपेयरमेंट लॉस है, ये कोई पे होने वाली चीज है नहीं, तो ये भी हटा देते हैं।
20। मैं ना इन एक्सपेंसेस में से वो एक्सपेंसेस हटा रहा हूं जो पे हुआ ही नहीं करते, और 0.456 में कुछ, बस। तो ये बन गए 76, ये लिखूंगा यहां, तो पेड आ जाएंगे 7459। हाँ जी, अभी तक सवाल करने में तो जिंदगी में बहुत बड़ी मुश्किल है। नहीं, अब भी नहीं आएंगी, आगे भी नहीं आएंगी। कैश फ्लो में कोई एक आधी एडजस्टमेंट मुश्किल हो सकती है, वरना जनरली ये आसान सवाल होता है। कुछ इसमें भी ना नंबर लेना आसान इसलिए है क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं, जहां पर भी चीजें बहुत ज्यादा होंगी तो फिर नंबर भी फैले हुए होंगे। 7459 और इसका नेट कहलाता है, क्या बना, 44 पॉजिटिव। ये आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या पूछना है इसके बाद, क्या आता है, टैक्स पेड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये चार चीजें। तो टैक्स पेड है कहीं इस सवाल में, टैक्स है कहीं, बिल्कुल है। तो टैक्स पेड दिया हुआ है या ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो टैक्स आपको एक तो एक्सपेंस नजर आ रहा है, उसके अलावा ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है ना, ये टैक्स पेएबल को ही कहते हैं। तो ये टैक्स पेएबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो टैक्स पेड, अच्छा मैंने ना पहले भी कहा था कि मैं ना टी अकाउंट्स बना रहा हूं क्योंकि मुझे स्टूडेंट के तौर पे सोच के लगता है कि टी अकाउंट में वर्किंग करना निस्बतन आसान है, लेकिन अगर किसी को ये वर्किंग अलग नहीं करनी, ब्रैकेट में करना है, तो ब्रैकेट में करते हैं। टैक्स पेड कैसे निकालूं ब्रैकेट में, ओपनिंग पेबल प्लस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग पेबल। तो वैसे करना है, वैसे करते हैं। अरे जिसने करना है कर दे, नहीं करना ना करे। ओपनिंग 230, क्लोजिंग पेबल 440, टैक्स एक्सपेंस, ये इनकम स्टेटमेंट के फेस पे आ रहा है 551150। तो यहां से पेड आ जाएगा 940। इंटरेस्ट पेड, इसमें भी आपको इंटरेस्ट पेएबल का बीडीसीटी नजर आ रहा है और इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट के फेस पे नजर आ रहा है। इंटरेस्ट ओपनिंग पेएबल 110 135 और इंटरेस्ट एक्सपेंस 1210। तो पेड आ जाएगा 1115। इंटरेस्ट पेड 1185। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड है कहीं सवाल में, होते भी तो कहां पता चलते, इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, अदर इनकम में आ जाते हैं, और अदर इनकम 0.5 उसने ब्रेकअप बताया हुआ है, तो उनमें नहीं है कहीं। तो इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव्ड नहीं है, ये बन जाएगा 2292 नेगेटिव पॉजिटिव, और ये कहलाएगा कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
इसके बाद बन जाएगी हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और ये वर्किंग 4-5 चाहिए मुझे जगह, बल्कि सारी वर्किंग की जगह चाहिए, मिटानी है। रेहान उधर कर दो जरा, किसी ने नोट करना हो तो। ये वर्किंग 4-5 तक लिखवा जाए बीच में। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये वर्किंग बता सारी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पीपीई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, इनका खरीदना बेचना आता है, और ग्रांट, और अगर कोई डिपॉजिट मजीद करवाया है तो, या वापस आया है तो सवाल में पीपी है, बिल्कुल है, और जब पीपी है तो हमें उसकी वो वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग 6 पीपीई बीडी 7240 सीडी 8555। अब आपको पीपीई से रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन में और क्या क्या मिल रहा है? 0.1, 0.2 में डेप्रीसिएशन आ गई कितनी 750, और 0.3 में तो यहां पर आएगा जो बिका उसकी बुक वैल्यू 152, और 0.3 में कुछ इम्पेयरमेंट लॉस है वो यहां आया करता है 24, और 0.3456 में कुछ। तो पीपी से रिलेटेड बस यही है जो है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस साइड पे एडिशन निकल आएगी 2241। परचेज ऑफ पीपीई 2241। और आगे इन्वेस्टिंग में कोई पीपी सेल किया है? बिल्कुल किया है, तो वो आपको दो फिगर्स को देख के पता चल जाएगा। बुक वैल्यू 152 और इसको बेचा है 40 लॉस पे, तो हमने 112 का बेचा। और इन्वेस्टिंग में क्या आता है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की खरीदना बेचना, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे है, फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू मॉडल पे। बीडी 11201800, ये हो गया बीडीसीडी। और अदर इंफॉर्मेशन में कहीं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ फेयर वैल्यू गेन है इधर कितना 220। कोई और इंफॉर्मेशन तो इसको फिर बैलेंस करके पता चलेगा कि क्या हुआ। ये फिर मजीद नई खरीदी होगी, ये फिर न्यू खरीदी होगी। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी
3460। कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेची है? नहीं। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की कौन सी चीजें ढूंढे, कैसे पता चलेगा? अदर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, और कैसे पता चलाएं कि है कुछ और यहां आना कि नहीं? हाँ जी, हम एसओएफपी में नॉन करंट एसेट्स पे नजर मार लेते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स में पीपीई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बस, तो और कुछ नहीं है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। 2589 कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जी, फाइनेंसिंग में क्या क्या आएगा? इश्यू ऑफ शेयर्स, और सवाल में प्रीमियम भी है, तो इन दोनों के हम अकाउंट बना लेते हैं, कैपिटल और प्रीमियम। कैपिटल का बीडी 3450, सीडी 4650, प्रीमियम का बीडी 6। और सवाल में कहा, क्या कहा हुआ है? अदर इंफॉर्मेशन में कुछ आखिरी पॉइंट, तो ये जो आखिरी पॉइंट उन्होंने बताया है, इस पे शुक्रिया अदा कर देते हैं बस, और क्या। जब ये ना भी लिखा होता तो हम यही काम करने लगे। तो इसको बैलेंस कर लें, तो कैश आ गया 1200, और यहां कैश आ गया 360। तो इसका मतलब है कि हमें कैश मिला है 1560। तो इश्यू ऑफ शेयर्स वर्किंग 8 1560। इश्यू ऑफ शेयर्स, ओके। चलें, डिविडेंड की एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, यहां तक पहुंच जाए फिर बताता हूं। हाँ जी, यहां तक पहुंचे। अच्छा, मैंने ना नोट्स में एक बात लिखी हुई है, जबानी बता रहा हूं, वैसे मैंने लिखी हुई है रिटेन अर्निंग की वर्किंग के नीचे।
लिखी हुई है, देख लीजिएगा, रिटेन अर्निंग की वर्किंग के मैंने नीचे लिखी हुई है बात। सवाल में ना डिविडेंड का जिक्र ना भी हो, फिर भी आपने शक की नजर से देखना है सवाल को, हो सकता है स्टिल डिविडेंड हो। इस सवाल में कहीं डिविडेंड का जिक्र है तो फिर भी आपने वर्किंग में रिटेन अर्निंग बना के चेक करनी ही करनी, उसमें छुपा बैठा हो सकता है रिटेन अर्निंग का बीडी। अच्छा अब देखिए नेगेटिव है, यानी ये 655 और सीडी वो तो इधर ही है 1652। और रिटेन अर्निंग के बारे में सवाल में क्या क्या काम की बातें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कितना 3507, और कहीं कुछ ट्रांसफर कोई बोनस नहीं, तो इसको बैलेंस करके देखिए टैली है ये किधर इधर, तो इसका मतलब है कि यकीनन डिविडेंड होगा। और ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड या डिविडेंड पेड, डिक्लेयर्ड, पेएबल नहीं है इसलिए यही पेड होगा, वरना रिटेन अर्निंग्स डेबिट कब होती हैं, जब डिविडेंड पे करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर, तो ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड है लेकिन पेएबल नहीं आ रहा, तो इसलिए यही पेड भी है, तो ये आ गया डिविडेंड पेड। और फाइनेंसिंग में क्या होता है, तो है कहीं लोन सवाल में, बिल्कुल है। करंट नॉन करंट में तोड़ के तो नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है, आपको लॉन्ग टर्म लोन भी लिखा नजर आ रहा है और उसके बाद करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन भी लिखा नजर आ रहा है, तो दोनों बीडी ऐड करके लिखते हैं या दो बीडी देखते हैं, कोई बात है, अलग अलग बताने चले, 65237 602850। और लोन के बारे में कहीं कुछ, लोन के बारे में कहीं कुछ नहीं बताया, लोन वापस किया है तो वो जो वापस किया है उसके अंदर इंटरेस्ट भी शामिल है, तो इंटरेस्ट कितना शामिल है, इंटरेस्ट एक्सपेंस शामिल है या इंटरेस्ट पेड शामिल है, पेड वाला शामिल है। टोटल कितना बताया हुआ 1984 और इंटरेस्ट पेड 799, तो यहां से हमें न्यू लोन मिल जाएगा 450। तो इसमें नया लोन भी आ जाएगा 450 और पुराना लोन की वापसी भी आ जाएगी 799। 11 बस 11 पॉजिटिव नेगेटिव, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इन तीनों का होगा नेट टोटल, $286 माइनस ये हो जाएगा नेट कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर। इसके बाद लिखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट स्टार्ट ऑफ ईयर। ये आपको बैलेंस शीट यानी पिछले साल वाले कॉलम में देखना पड़ेगा कि कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में से क्या क्या है, तो बस सिर्फ कैश ही है जी 480, इसका आंसर 194 है। और कैसे पता सवाल सही है, ये 194 क्लोजिंग से टैली कर रहा है, कैश एंड कैश
equivalent at end of year. ये कितने बजे शुरू किया था मैंने? नहीं, हाँ तो बस फिर एक डायरेक्ट और कराता हूँ, फिर ये वाली क्लास छोड़ते हैं। छुट्टी कल खत्म करना है कि नहीं? डायरेक्ट मेथड का एक सवाल होता है, 15 मिनट, 20, 25, 30 मिनट, 40, 45 मिनट बस। ऑटम 17, ऑटम 17 हाँ जी, यूनिवर्सल लिमिटेड। कौन सा? यूनिवर्सल लिमिटेड के नाम से सवाल है, यूनिवर्सल लिमिटेड। ऑटम 2017 अटेम्प्ट का होगा। जिसकी बस होती जाए वो जाता जाए। अच्छा, अगर ये सवाल आप होमवर्क कर दें तो मैं आपकी एनर्जी इनडायरेक्ट मेथड में लगवा लेता हूँ, नहीं करना होगा। देखिए, अगर होमवर्क करेंगे तो वो आप कर रहे होंगे सवाल, ये तो मैं कर रहा हूँ, मैं 4 सवाल और कर दूं यहाँ। पढ़ लिया तो ये वैसा वैसा नहीं जो भी किया। चलो ठीक है, मैं करवाता हूँ। चलो जैसे होमवर्क करना वो चला जाए। पढ़ लिया तो मैं करता हूँ।
कैश जनरेटेड तक मैं कर रहा हूं, उसके नीचे वाला होमवर्क। फिगर्स हैं थाउजेंड में, कंपनी का नाम, कैसे पता, डायरेक्ट मेथड से करना, लिखा हुआ। receipts from customers, बीडी। ये जो डेटर्स का बैलेंस आ रहा है ये नेट ऑफ प्रोविजन। ये कैसे पता? क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में कहा हुआ है कि वो 6% मेंटेन होती है। और ये कैसे पता कि जो बैलेंस शीट में डेटर्स आ रहे हैं वो प्रोविजन माइनस करने के बाद है? क्योंकि बैलेंस शीट में जब कहीं प्रोविजन आई नहीं रही तो उसमें से हुई वीएलएस, तो हमें लिखना है ग्रॉस। तो बीडी में क्या लिखा हुआ है? 56,000, लेकिन ये 6% माइनस करने के बाद है, ये 94 है, 59574। इसी तरीके से सीडी लिखा कितना हुआ है? 68, 72 और इसमें आया करता है राइट ऑफ और सेल्स 273, तो कैश आ जाएगा 25,324। रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, ओके। और इसके अलावा कोई और अदर इनकम में कुछ? पॉइंट नंबर 1 का कुछ नहीं किया, टोटल सेल लिखनी। पॉइंट नंबर 4, अदर इनकम में एक तो आ गया गेन ऑन डिस्पोजल, एक आ गई मेंटेनेंस इनकम। इसका मतलब है हम कोई किसी कस्टमर को मेंटेनेंस सर्विसेज भी दे दिया करते हैं, तो यहां लग जाएगा वही इनकम वाला अकाउंट, ओपनिंग रिसीवेबल, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग एडवांस, इनकम और रिसीट। और आपको इसके हवाले से एचएफटी में ओपनिंग एडवांस नजर आ रहा है। मेंटेनेंस सर्विस की हम कोई इनकम बनाते होंगे तो उससे रिलेटेड ये जो सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह ना, ये तो बड़ी स्पेसिफिक सी चीज है। उसके अलावा तकरीबन सारे एक्सपेंस इनकम ये इसी वर्किंग पे बेस्ड होते हैं। ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग रिसीवेबल, रिसीट्स, इनकम। तो ओपनिंग एडवांस कितना, क्लोजिंग एडवांस जी, और इनकम तो कैश आ गया 6। $6,000। पेमेंट टू सप्लायर के लिए क्रेडिटर का और इन्वेंट्री बना लेता हूं।
क्रेडिटर कितना? जी 39,000, 42,000 इन्वेंट्री का बीडी, 45,000 सीडी, 58,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल में यहां जरूर लिखता, ये मैंने ना उन नोट्स में कॉस्ट ऑफ सेल के नीचे ये बात लिखी भी हुई है, समझा आप देता हूं। यहां से हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे परचेजेस, और ये परचेजेस वहां लिखूंगा और फिर पेमेंट निकालूंगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो ये फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, यहां परचेजेस तो नहीं आएंगे। ये तो अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो फिर तो परचेजेस आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो फिर तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आएगी और उसके अंदर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड शामिल है। लेकिन आप कॉस्ट तो नहीं पढ़ रहे, इसलिए इतनी गहराई तो नहीं होगी। लेकिन इन ओवरहेड्स के अंदर डेप्रिसिएशन भी कहीं आ रही होगी, वो तो पे नहीं होती। तो इसलिए इसके अंदर अगर डेप्रिसिएशन छुपा के दी हुई है वो निकाल दे। ये मैंने लिखी हुई है इन्हीं नोट्स में ये बात। कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन कितनी है? 187। डेप्रिसिएशन टोटल है कितनी? 20। इसमें से कितना कॉस्ट ऑफ सेल में है? 17150। ये निकाल दें इसमें से 170। 15171। यहां से निकलेगी परचेज 1818450। अच्छा, एक थोड़ी ऊंची बात बता रहा हूं, ऊपर से जाए तो जाने दे रहे हैं, जिनसे पकड़ी जाए सिर्फ उन्हीं के लिए। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ये गुड्स की परचेजेस नहीं निकली, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकला, जिसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब है। इनमें डेप्रिसिएशन को छोड़ के बाकी सबकी पेमेंट ही होती है। तो ये मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों के मिला के पेबल्स हैं। जब ये अमाउंट यहां आएगी और यहां से यहां पेमेंट निकलेगी तो ये तीनों के सप्लायर्स को पेमेंट आ रही होगी। मटेरियल के सप्लायर पक्के वाले क्रेडिटर, लेबर के सप्लायर हमारे वो वर्कर्स, ओवरहेड के सप्लायर बिजली का बिल पेबल, वे मेंटेनेंस पेबल, तो वो सब इसके अंदर कवर्ड होगा। यानी मसला सिर्फ डेप्रिसिएशन का है बस। चलें, ऊपर से जा रहा तो जाने दें। यहां पर हम इसको लिख देंगे 184,750 और यहां से निकलेगा कैश 18150। पेमेंट फॉर अदर एक्सपेंसेस, प्रीपेड नहीं है, ओपनिंग एक्रूड, ये जो एक्रूड लायबिलिटीज हैं ये एक्रूड एक्सपेंसेस ही हैं। जी 18,000 और 20,000। और एक्सपेंस में हमें देखना पड़ेगा कोई नॉन कैश की मिलावट तो नहीं है। टोटल कितने हैं? अलग अलग आ रहे हैं तो या ऑपरेटिंग आ रहे हैं बस? कितने? 4, 6, 7। क्या क्या इसमें वो मिलावट है जो यहां नहीं लिखनी चाहिए? डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन है 22,500 का 30%, 70 वहां है, 30 यहाँ है, 6, 7। और क्या मिलावट शामिल है? बैड डेट एक्सपेंस, बैड डेट राइट ऑफ नहीं, बैड डेट एक्सपेंस, राइट ऑफ नहीं, बैड डेट एक्सपेंस। वो कहां से आएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना पड़ेगा।
प्रोविजन का बीडी 3574 3574, सीडी 4340 3574 3574 और सीडी 43। ये मैंने इसका डिफरेंस लिया है ग्रॉस और नेट का, और राइट ऑफ 7000, तो यहां से बैड डेट एक्सपेंस निकल आएगा 7766। और इसमें कोई इंपेयरमेंट लॉस, कोई लॉस ऑन डिस्पोजल, कोई फेयर वैल्यू लॉस नहीं। 32250 यहां से आएगा कैश 30250। ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फोर 7234। ये बाकी बल्कि इनफैक्ट यही सारा होमवर्क, इसमें एक पॉइंट आपको फाइनेंसिंग में पूछना पड़ेगा बस, बाकी होना चाहिए। और देखें डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड इसी चीज का फर्क है। तो ये प्रैक्टिस कर दी, मतलब डायरेक्ट मेथड की कर दी मैंने प्रैक्टिस, इसके बाद जो है वो तो इनडायरेक्ट के सवाल में भी बार बार ये वाला काम आएगा। तो डायरेक्ट मेथड के 2 सवाल कर दिए मैंने बोर्ड पे। चलिए जी अब लगा लेते हैं 111। ठीक है 110 बस।